हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पीसीएस, जो हरियाणा पीएससी ने एडीओ की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसका एग्जामिनेशन 15 अक्टूबर को होना है। उससे रिलेटेड हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके आगे आने वाले हमारी वीडियोस में हम हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके एग्जाम के लिए कुछ आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। आई होप कि आप सभी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी, जितने भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, खासकर हरियाणा के वो स्टूडेंट्स। देखिए, जॉब हमेशा ये वाली स्टेट गवर्नमेंट्स वाली जॉब स्टूडेंट जनरली इसलिए प्रेफर करते हैं कि आपको अपने स्टेट में ही वर्क करने का मौका मिलता है, घर के पास रहने का भी मौका मिलता है। तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा जी जान से और पूरी मेहनत से इसको कीजिए, सो दैट कि आप इस जॉब को ले सके। ओके, सो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस, और ये एचपीएससी की रिवीजन सीरीज होगी। इसमें आगे आने वाली वीडियोस में हम सारे ही सब्जेक्ट को कवर करेंगे, चाहे एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग। क्योंकि अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में न सिर्फ हरियाणा में बल्कि हर स्टेट जो गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये हमको सिलेबस देखने को मिलता है। और ये सिलेबस आया कहाँ से, मैंने आपको पहले बताया था, यूपीएससी का जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे सारे ही टॉपिक मेंशन किए हैं जितना भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो इसको आप जरूर करिएगा। इसके अलावा हमने एचपीएससी के मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर पेपर है अपनी वेबसाइट में आपको अवेलेबल कराए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो आप मॉक टेस्ट लास्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहीं से भी पढ़े, किसी भी रिसोर्स से पढ़े, बस मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि आपको एग्जाम के टाइम पे ऑप्शंस में कंफ्यूजन ना हो। होता क्या है, हमको ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अभी जब भी मॉक टेस्ट देते हैं, सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉनसून इज ऑल्सो नोन एज रिट्रीटिंग मॉनसून? जाता हुआ मॉनसून हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आता हुआ मॉनसून क्या है। और मेजरली ये थोड़ा सा समझिए, क्योंकि पहला ही टॉपिक आप सिलेबस में देखेंगे तो इकोलॉजी है, एग्रोमेट्रोलॉजी में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि इंडिया में जो बारिश होती है वो किस किस तरह से होती है, कौन से मॉनसून है या बाकी मॉनसून के अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि मॉनसून जो अभी बस खत्म ही हुआ है, जून जुलाई से जो मेजरली शुरू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। इंडिया को अगर आप मेजरली देखेंगे, साउथ से ये मानसून शुरू होता है, इस टाइप से ये मूव करता हुआ यहाँ पे वेस्ट में जाके खत्म होता है, तो इसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून के साथ साथ अगर आप देखेंगे, ये मानसून यहाँ पे खत्म होगा, अभी जाता हुआ, मतलब ये आता हुआ मानसून था, अभी जब वापस जाएगा तो इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर साउथ ईस्ट मानसून के, साउथ वेस्ट मानसून के अलावा हमारे इंडिया में जो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जिसकी वजह से रेनफॉल होता है, और ये रेनफॉल मेजरली नॉर्थ पार्ट में ही होता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड वाले पार्ट में। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो कब होती है? सर्दियों के टाइम पे, जिसके लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे पूछा था कि रिट्रीटिंग मानसून कौन सा होता है, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स को हम रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं। कई बार हम वहां पे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे एग्रोमेट्र में हो, चाहे एग्रोनॉमी में हो, या फिर सॉइल साइंस में। यहाँ पे पूछा गया कि विंड की वेलोसिटी को हम किससे मेजर करते हैं। ऑप्शन है आपके पास विंड वेन, एनीमोमीटर, स्पीडोमीटर, एल्टीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि विंड वेन तो क्या होता है, बेसिकली विंड की डायरेक्शन बताने के लिए होता है ना। उसमें आपने देखा होगा एग्रोमेट लैब में कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसमें 4 डायरेक्शन बने होते हैं और वो घूमता रहता है। एनीमोमीटर क्या होता है, बेसिकली इसमें कप लगे होते हैं इस टाइप से, और ये मूव करता है एयर की स्पीड से, और उससे हम मेजर करते हैं। तो जो एनीमोमीटर है या फिर कप एनीमोमीटर है, उससे हम विंड की वेलोसिटी को मेजर करते हैं। स्पीडोमीटर तो बेसिकली स्पीड के लिए है, और एल्टीमीटर हमारा हाइट के लिए होता है। अब एक और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आईबीपीएस एएफओ में भी देखने को मिले थे, और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है, द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंजेस एज एयर राइजेस और फॉल्स इज टर्म्ड एज। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट जिससे कि टेम्परेचर चेंज होता है जैसे जैसे
एयर या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है। ओके, मतलब एटमॉस्फेयर में आप ये समझिए सबसे नीचे हम है, क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो जिस टाइप से अगर यहां से हम ऊपर को मूव करेंगे तो एयर में जो टेम्परेचर होता है वो जनरली क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, हाइट के साथ डिक्रीज होना शुरू होता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे एयर मूव करती है या तो इंक्रीज होता है, नीचे को आएगा डिक्रीज होगा। तो ये किस वजह से होता है, ऑप्शंस यहाँ पे दिए, यहाँ पे तो आप मेरे को लगता है इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। दिस इज द एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो ये एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर में, मतलब जैसे जैसे 1000 मीटर ऊपर आप जाएंगे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये जनरली एडियाबैटिक लैप्स रेट रहता है। देन ये क्वेश्चन बेसिक है बट कंफ्यूजन हमें हो जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आंसर करना है। ऑप्शन दिया है आपके, क्वेश्चन दिया है डैश इज अ की फैक्टर फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन and it is a measure of capacity of soil to supply plant nutrient। ओके, अब देखिए दो चीज इसमें थी, पहले पार्ट में आप देखा सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा था सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट। हमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि सप्लाई कौन करेगा प्लांट न्यूट्रिएंट। अब ऑप्शंस को थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। पहला है टेक्सचर, टेक्सचर का अपना रोल है, स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी, हेल्थ। बट यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो वो क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी। सॉइल कितनी फर्टाइल है, हम कहते हैं ना सॉइल फर्टाइल कितनी है कि वो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा पाएगी या नहीं। तो ये सॉइल फर्टिलिटी होता है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, सिंक और सोर्स वाली टर्म्स में इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। Then next question है the condition in which plants brought about the through lack of certain essential elements and is not easily detected by the outward appearance। कहने का मतलब क्या है कि कुछ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है बट उसके फिजिकल अपीयरेंसेस से नहीं दिख रही है, उस टाइप की डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं, मतलब डेफिशिएंसी है, दिक्कत है बट हाव भाव में नहीं झलक रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, देख के ही थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। लग्जरी कंजम्पशन तो क्या होता है, लग्जरी कंजम्पशन या कंपोजिशन क्या होता है, बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी न्यूट्रिएंट कंजम्पशन हो रहा है, उसको लग्जरी कंजम्पशन बोलते हैं। थ्रेशोल्ड लेवल तो एक लिमिट होती है, टॉक्सिक मतलब एक लिमिट के बाद एक्स्ट्रा टॉक्सिक हो जाएगा। हिडन हंगर इज द करेक्ट आंसर, कि हिडन हंगर मतलब छुपा हुआ हंगर, की रिक्वायरमेंट है बट कोई बाहर पे उसके साइन या सिम्टम्स नहीं दिख रहे, उसको हम बोलते हैं हिडन हंगर। देन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं सॉइल साइंस में, आई होप कि आप लोगों ने समझा भी होगा इसको, तो हमारे कई क्वेश्चन सही होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन सॉइल, जो एलिमेंट की मोबिलिटी है सॉइल में और प्लांट में दोनों जगह, क्योंकि जो हमको ये नहीं पता है कि प्लांट में जो सिम्टम आ रहा है वो किस वजह से है, मतलब प्लांट के अंदर मोबाइल नहीं है कि सॉइल में मोबाइल नहीं है। आपको पता है कि आपने नाइट्रोजन या फिर कोई भी एलिमेंट आपने सॉइल में डाला, पहले उसको सॉइल में मूव करना है, फिर उसको प्लांट में मूव करना है, सो दैट कि वो अपने सोर्स तक पहुंच जाए। अब अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रिएंट सॉइल में ही मोबाइल नहीं है, आपने ऐसे डाला और वो रूट तक ही नहीं पहुंच रहा, तो प्लांट कैसे उसको लेगा। फिर अगर प्लांट के अंदर वो मोबाइल नहीं है, प्लांट के अंदर वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो प्लांट के नीचे के पार्ट में रहेगा और ऊपर के प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाएगी, जैसे कि कैल्शियम और बोरोन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि सॉइल में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि इमोबाइल है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो मोबाइल है, फास्फोरस जो है वो इमोबाइल होता है। डीएपी आपने खासकर देखा होगा फील्ड में, आपने अगर डीएपी देखा होगा तो डीएपी डाल देते हैं और उसके बाद वो व्हाइट व्हाइट ग्रेन्यूल्स, ग्रेज जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आपको बाद में भी दिखते हैं, काफी इमोबाइल ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द CN ratio is greater than 30:1 which of the following phenomena happens। तो ये कौन सा फिनोमेना इसमें होता है, मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, बोथ मिनरलाइजेशन या इमोबिलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि कार्बन टू नाइट्रोजन का रेशियो, ओके। अब आपको पता है कोई सा भी जीव है, बायो मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, तो वो किससे बना है, बेसिकली मेजर पार्ट उसका कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बन से वो बना हुआ है। तो CN रेशियो हम क्यों पढ़ते हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये जो कार्बन है इसको पूरा डिग्रेड करने के लिए या फिर डिकम्पोज करने के लिए कितने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है जो फार्मर का फील्ड है उसमें हम नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट प्लांट को है। अब मान लीजिए वहां पे पहले से कोई स्टबल है या फिर स्ट्रॉ वगैरह पड़ा हुआ है,
तो क्या होगा, उस स्ट्रॉ में भी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के लिए उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए जो फार्मर ने नाइट्रोजन डाला था अपनी फसल के लिए, वो कौन यूज कर लेगा, जो क्रॉप्स है, जो मतलब डिकम्पोज हो रही है क्रॉप, वो यूज कर लेगी। इसीलिए आपने देखा होगा हम कहते हैं ना डिकम्पोज्ड, वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब वो डिकम्पोज होनी चाहिए। अगर डिकम्पोज नहीं हुई है तो रिवर्स इफेक्ट वो शो करेगी, क्योंकि वही नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेगी। तो यहां पे ये आप समझिए कि जितना ज्यादा कार्बन होगा, मतलब जितना ज्यादा CN रेशियो होगा, जो न्यूमरेटर है वो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। तो यहां पे अब पूछा गया कि 30:1। अब इसकी जनरली एक रेंज होती है, 30:1 से ऊपर होता है तो मतलब क्या है, इमोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबाइल नहीं होगा, मतलब अवेलेबल नहीं होगा। लेस देन 20:1 है मिनरलाइजेशन है, मतलब मिनरल फॉर्म में वो अवेलेबल है और वो प्लांट के लिए वो बेसिकली अवेलेबल है। और अगर 20 से 30 के बीच में है तो उस कंडीशन में मिनरलाइजेशन भी होता है, इमोबिलाइजेशन भी होता है। मिनरलाइजेशन मतलब प्लांट के लिए अवेलेबल और इमोबिलाइजेशन मतलब उसका वो इमोबाइल है या फिर मतलब प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये CN रेशियो का कंसेप्ट रहता है। जनरली आपको देखना है जो लेस देन 20 है तो वो कंडीशन अच्छी है, 30 के बीच में मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन दोनों होता है, 30 से ऊपर वो इमोबाइल हो जाता है। देन ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू USDA क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। देखिए सॉल्ट अफेक्टेड या फिर सैलिनिटी अफेक्टेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी तुरंत बताना है, अभी रोक के, बिना बुक देखे। फिर आप देखिए कि आप कितना इजीली इसको बता पा रहे हैं। आप बताइए सैलाइन सॉइल, एसिडिक, एल्कलाइन सॉइल्स, इन तीनों सॉइल में और सैलाइन अल्कली में जो ये तीनों कंपोनेंट है, EC का, ESP का और pH का, ये क्या क्या कंपोनेंट है, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा। क्योंकि इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन होता है। कई बार तो हमें बेसिक सा क्वेश्चन जो सॉइल पार्टिकल का है, सैंड सिल्ट क्ले, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। कहने या सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि यार इतना सा तो था कि नहीं हो पाया, बट जब नहीं होता है तो फिर वो नहीं होता है। इसलिए जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखिए। देन मिल्क इज नोन एज कंप्लीट फूड, which of the following rich source of calcium, phosphorus etc. but it lacks in। मिल्क एक रिच सोर्स है या जिसको हम कंप्लीट डाइट भी बोलते हैं, बट उसमें एक ऐसा मिनरल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसको पूरा का पूरा कंप्लीट भी नहीं कहा जा सकता, या किस चीज में डेफिशिएंसी रहती है तो वो डेफिशिएंसी होती है आयरन की। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री से भी आपका क्वेश्चन रिलेटेड रहता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आइसोलेशन डिस्टेंसेस के बारे में पूछा गया, वो भी फाउंडेशन सीड की, और किसमें पूछा गया, बाजरा में। जब भी आइसोलेशन डिस्टेंस की बात की जाए तो दो चीज ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन में और ज्यादा होगी, सर्टिफाइड में थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये थोड़ी ज्यादा या कम किस पे डिपेंड करेगी, टाइप ऑफ पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन है तो वो ज्यादा रहेगी, सेल्फ पॉलिनेशन है तो कम रहेगी। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब फ्लावर तो ओपन ही नहीं हो रहा है तो बाहर से पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत कम है, तो 3 मीटर की डिस्टेंस भी काफी है। क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें बाहर से ही हो रहा है तो उसमें 1000 मीटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड में। तो इसको सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप को आइडेंटिफाई कीजिए, सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, उसके बाद आंसर कीजिए। देन यूरिया कंटेन्स नाइट्रोजन इन, यूरिया नाइट्रोजन को किस फॉर्म में रखती है? ऑप्शन आपके पास नाइट्रेट, अमोनिकल, नाइट्रेट एंड अमोनिकल, अमाइड फॉर्म, ऑल ऑफ दीज। अभी देखिए इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछा जा सकता था। यहां पूछा कि यूरिया में नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है। ओके, अभी ये है कि यूरिया किस फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराता है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पे पूछा है कि यूरिया में किस फॉर्म में नाइट्रोजन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो अमाइड फॉर्म में होता है, NH2 CO and NH2। ओके, अगर वो पूछते कि प्लांट में किस फॉर्म में वो अवेलेबल होता है या फिर सॉइल में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है या डिग्रेड किस फॉर्म में होता है, तो उसका आंसर फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो अमोनिकल या फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट। नाइट्राइट में तो जनरली नहीं रहता है, अमोनिकल या फिर नाइट्रेट फॉर्म में रहता है। नाइट्राइट फॉर्म तो बहुत शॉर्ट स्टेज होती है और डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस वहां पे ज्यादा होते हैं। Then sauerkraut is a fermented product made from which of the following। sauerkraut जो fermented product है वो किससे बनता है और कैसे बनता है? फूड प्रिजर्वेशन की मेथड्स में ये चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, आपको भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ऑप्शन है टोमेटो, बार्ले, ओट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर। तो कैबेज में ये बेसिकली कैबेज से sauerkraut को बनाया जाता है, पहले ड्राई करके फिर उसको फर्मेंट किया जाता है। Then which of the following chemical is used to प्रिजर्व टोमेटो केचप?
अब टोमेटो केचप को आपको प्रिजर्व करना है तो आप किससे करेंगे? क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बट इसमें भी हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे एक जनरल सी ट्रिक होती है। ट्रिक भी क्या होती है, आपको ऐसे याद करना होता है कि जितने भी कलर्ड फूड हैं या फिर कलरलेस हैं, मतलब जितने भी कलर्ड हैं हम उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे और जितने भी कलरलेस हैं उनको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो ये आपको बेसिकली देखना है। सो इन ऑर्डर टू स्टोर द डिलीशियस टोमेटो सॉस फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम वी नीड टू ऐड सोडियम बेंजोएट व्हिच इज अ प्रिजर्वेटिव, और सोडियम बेंजोएट इज एडेड टू केचप टू बी प्रिपेयर्ड। तो हम किसको यूज करेंगे? सोडियम बेंजोएट को। अब आप सभी को कमेंट में बताना है कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ओके, कहीं कहीं पे ये KMSP लिखा रह सकता है, किसी फॉर्म में लिखा जाए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड किस चीज के लिए यूज होता है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Which of the following grape variety is used maximum for the resin production? है ना, ये तो आई थिंक आप सभी लोग बता देंगे। सीडलेस में हमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रहेगा। थॉमसन सीडलेस वो वैरायटी है जो कि रेजिन प्रोडक्शन के लिए मैक्सिमम यूज की जाती है। देन प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन है, बेसिक्स ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिएक्शंस और अल्टरेशन ऑफ अ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिजीज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शंस है। रिएक्शन मतलब प्लांट ने रिस्पॉन्ड किया है इन्फेक्शन के लिए, और अल्टरेशन या फिर चेंजेस जो प्लांट में आए हैं ऑफ अ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज। डिजीज की वजह से, डिजीज की वजह से मतलब हमें वजह पता है डिजीज है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिम्टम, साइन, इन्फेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट, सिंड्रोम। आपको कंफ्यूजन हो सकता है साइन एंड सिम्टम में, करेक्ट आंसर होगा इसका सिम्टम, क्योंकि क्या है, ये एस्टेब्लिश हो चुका है, हमें पता है कि डिजीज है एंड डिजीज है, और उसके क्या एक्सटर्नल या इंटरनल रिएक्शंस की बेसिस पे हमें ये पता चला। जब हमें नहीं पता है कि डिजीज है, केवल हमको फिजिकल अपीयरेंसेस दिख रही हैं, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइन। जब हम उसको क्लिनिकली या फिर लैब में असेस कर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Then an organism that causes the death of host tissue as it grows through them, obtaining its energy from the dead cell is known as, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पैरासिटिक रिलेशन। तो इसमें क्या कहते हैं उसको, आप पूछा गया है, तो ऑप्शंस क्या है? नेक्रोट्रॉप। तो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से डेथ हो जाए, होस्ट की मतलब जिससे कि वो न्यूट्रिएंट ले रहा था, जिस पे वो सर्वाइव कर रहा था, उसी की डेथ हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्रोट्रॉप। देन नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट होता है स्टूडेंट को। अब वो होता क्यों है? इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? हालांकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिया नहीं है। जेनेटिक्स में आप देखेंगे, इनहेरिटेंस में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं, उसमें दो एग्जांपल हैं जिसमें कि ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल आता है। एक है एबीओ ब्लड ग्रुप, एक है एबी ब्लड ग्रुप। ये थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें एबी ब्लड ग्रुप क्या है? ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस क्या होती है? जैसा कि मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि अगर हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन होती है, मान लीजिए हाइट का कैरेक्टर है, ये हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक एलील हमारी कैसी डोमिनेंट, दूसरी एलील कैसी है? रिसेसिव। इस कंडीशन में एक एलील जो एक्सप्रेस करेगी उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, जो एलील एक्सप्रेस नहीं करेगी उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है। कोडोमिनेंस क्या कंडीशन होती है? जिसमें को हम बोल रहे हैं मतलब साथ साथ बराबर, जिसमें कि दोनों ही एलील बराबर एक्सप्रेस कर रही हैं, मतलब ना ही कोई डोमिनेंट है ना ही कोई रिसेसिव है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस कर रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस कंडीशन। जबकि ये क्या है? एक्सेप्शन टू द मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस हम उसको भी कहते हैं कभी कभी। तो ये क्या है? कोडोमिनेंस। मतलब एबी जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो एलील है IA और IB दोनों इक्वली एक्सप्रेस कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। अब एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है? कैसे ये डिफरेंस है इससे? एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप हैं? एक ए ब्लड ग्रुप है, बी, एक O और एक AB। अब आपको पता है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए एक अल्टरनेट पेयर ऑफ एलील होगा, या फिर जिसको हम जीन कहते हैं। बेसिकली जीन और एलील में आप देखेंगे अल्टरनेट फॉर्म ही रहती है एक दूसरे की। एलील को जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हाइट के लिए है तो एक अगर कैपिटल टी है तो ये स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट फॉर्म हो गए इसके। एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ है, मींस अल्टरनेट फॉर्म। इनको हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। जीन एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या है, आप सभी को पता है कि एक कैरेक्टर के लिए दो एलील हो सकती है मेनली, IA
या फिर IA या ये कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन। अब B के लिए IB या फिर IB आई कंडीशन, क्योंकि ये रिसेसिव है। O के लिए क्या कंडीशन होगी, स्मॉल आई तो O हो जाएगा। अब AB के लिए क्या कंडीशन होती है, IA या फिर IB। अब अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसमें IA कहता है कि भाई मैं भी बड़ा हूं, IB कहता है मैं भी बड़ा हूं, तो दोनों ही बराबर एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए एक तीसरे टाइप का या मतलब एक अलग टाइप का यहाँ पे कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, AB ब्लड ग्रुप। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म का क्या मतलब है, जबकि कोई भी एक कैरेक्टर 2 एलील से गवर्न होना चाहिए। यहां पे कितनी एलील है, 3 एलील, एक IA, एक IB और एक स्मॉल आई। तो 3 एलील से एक कैरेक्टर गवर्न हो रहा है। इसका ये एग्जांपल है मल्टीपल एलेलिज्म का। A और IB बराबर एक्सप्रेस कर रही हैं, वो किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का। ये याद रखिएगा। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो मल्टीपल एलेलिज्म होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल फार्मर आर बीइंग एनकरेज्ड टू प्लांट ट्रीज ऑन देयर ओन फार्मलैंड टू मीट देयर डोमेस्टिक नीड्स ऑफ फैमिली अंडर। भाई फार्मर को प्रमोट किया जाता है कि पेड़ लगाओ ताकि आपकी अपनी नीड्स भी पूरी हो, आपके फार्म की नीड्स भी पूरी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री। ट्राई कीजिएगा कि ये किसके कंपोनेंट है, क्या क्लासिफिकेशन है, इसको जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। देन फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है, आपको पता होना चाहिए, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के भी ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड और हमारी जो सीड जनरेशन सिस्टम है वो कहां से शुरू होता है, ब्रीडर सीड से, फिर फाउंडेशन सीड से, फिर सर्टिफाइड सीड से। न्यूक्लियस सीड बेसिकली मटेरियल है जिससे कि ब्रीडर सीड ग्रो होता है, बट हालांकि चेन में नहीं आता है। टैग कलर पूछा जाता है, तो टैग कलर क्या होगा ब्रीडर सीड का, गोल्डन या फिर येलो। फाउंडेशन सीड के लिए पूछा जाता है तो वो क्या होगा, व्हाइट। ओके, और सर्टिफाइड सीड के लिए क्या होगा, एज अ ब्लू। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। और प्रोजेनी, या तो प्रोजेनी पूछी जाएगी कि ब्रीडर सीड का फाउंडेशन, फाउंडेशन का सर्टिफाइड, तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या है, कौन किसकी प्रोजेनी है और इसमें टैग कलर क्या है। देन हाईएस्ट SNF कंटेंट इज फाउंड इन विच एनिमल, तो किस एनिमल में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। सो आई होप कि आप सभी को ये क्लियर होगा। शीप में कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर बफेलो में भी तो ज्यादा रहता है। देखिए रिसर्च पेपर से हमें कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि वो रिसर्च पेपर में एक वेरिएशन दिया रहता है, और अगर आप ओवरऑल वेरिएशन भी देखेंगे तो वो शीप में आएगा। हालांकि कभी कभी वो सिमिलर रेंज रहती है, बट जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, शीप। ओके, सो ये 20 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए जनरल एग्रीकल्चर के। मकसद ये नहीं था कि यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दूं, मकसद ये है कि इन क्वेश्चन से आपको एक डाइवर्सिटी पता चल सके और आप ये देखें कि आपने किस चीज को टच किया है और किसको टच नहीं किया है। कहने का मतलब है सिर्फ एग्रोनॉमी या सॉइल साइंस के भरोसे ही नहीं जाना है, आप कुछ कुछ चीजें जेनेटिक्स की भी पढ़िए, पैथोलॉजी की भी पढ़िए, एंटोमोलॉजी की भी पढ़िए, आपका डेफिनेटली एग्जामिनेशन अच्छा होगा। और पूरे भरोसे के साथ और पूरी एनर्जी के साथ इसको कवर कीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके साथ आगे भी हमारी लेक्चर, ये रिवीजन सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए डाउट है, डिस्कशन करना है या उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मॉक टेस्ट देना ना भूलिएगा, फ्री मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। HPSC के अलावा आप OPSC की भी दे सकते हैं, UKSSC की भी दे सकते हैं, IBPS AFO के मेंस के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको एग्रीकल्चर को अच्छे से कवर करना है। जितना ज्यादा हो सके लास्ट के टाइम पे अब मॉक टेस्ट दीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।